अगर सबसे निवेदन होगा सब मोमेंटों को जानकर हमारे बीच सबसे निवेदन होगा कि अंग प्रदान कर हमारे आज के कार्यक्रम को मुख्य अतिथि माननीय संदीप सर जी का स्वागत और सम्मान करें। स्वागत सम्मान इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माल्यार्पण हेतु श्री सुमित शुक्ला जी को सादर निवेदन करता हूँ। आप आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान करें। राकेश मिश्रा जी से निवेदन होगा आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुकुल दुबे जी को माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। श्री राकेश मिश्रा जी। कार्यक्रम की श्रृंखला की अगली कड़ी में जोचू बहुजन इकाई के संरक्षक डॉक्टर सुजाता मैम से निवेदन होगा कि हम बूटे प्रदान कर सर का स्वागत और सम्मान करें। जिला इकाई वाराणसी के संयोजक कुंवर जी से निवेदन है कि आप सर को मोमेंटो प्रदान कर स्वागत और सम्मान करें। बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक पूर्णिमा अहलवाल से निवेदन होगा कि आप बुके देकर सर का सम्मान करें। बीएचयू के सर्जन समाज से आने वाले साथियों की एक बड़ी टीम साथी मृत्युंजय तिवारी जी के नेतृत्व हम सबके बीच में आए हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोध छात्र हैं और हम सबके बीच में आए हैं। आप सभी का निवेदन होगा सर्जन समाज से आने वाले साथी लगातार सर्जन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। आप सभी का निवेदन है सर को मूवमेंट को प्रदान कर सर का स्वागत और अभिनंदन करें। मृत्युंजय तिवारी और उनके साथ सभी साथी बीएचयू बहुजन इकाई के साथी अगली कड़ी में तैयार हैं। अजय कुमार, महेश कुमार और सभी साथी बीएचयू बहुजन इकाई के आप सभी तैयार हैं। सभी साथी कृपया बीएचयू बहुजन इकाई के साथियों से निवेदन है कि आप सभी मुख्य अतिथि के स्वागत सम्मान के लिए हमारे बीच विभिन्न विश्वविद्यालयों से काशी के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सर्व समाज से आने वाले शिक्षक और छात्र मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं, जो लगातार बहुजन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं बीएचयू बहुजन इकाई के साथियों से निवेदन करूंगा कि आप मूवमेंट को प्रदान करें, सर का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अरविंद कुमार जो छात्र नेता अरविंद कुमार, उमेश कुमार को विद्यापीठ की जो शिक्षकों की टीम आई है उनसे निवेदन करेंगे आप सम्मानित करने के लिए जल्द से जल्द। हम सबके बीच वाम से चंदौली से रवि कुमार जी हम सबके बीच मौजूद है। वाम से चंदौली से रवि कुमार जी आपसे निवेदन है कि इनके ग्रहण के बाद आप सभी आ जाएं।
इसी के अगले क्रम में बसपा चंदौली से गुडलक भारती, अविनाश लखन, अजय चौधरी, दीपक चौहान के सबके बीच में है। आप मंच पर आकर मोमेंटो प्रदान कर सकते हैं। स्वागत और अभिनंदन करें। सभी लोग मास्क लगाए, प्रॉपर स्पेस का ध्यान दें। सभी लोग मास्क लगा कर रखें, प्रॉपर स्पेस का ध्यान दें। कार्यक्रम के सुचारू संचालन में कृपया अपना सहयोग करें। प्रॉपर स्पेस बनाकर रखें। आप सभी से विनम्र निवेदन है। संदीप गौतम जी शोध छात्र आईआईटी बिरजू चंदन त्यागी बसपा कार्यकर्ता से निवेदन है कि सम्मान करें। अन्य सभी साथी पीछे खड़े कृपया बैठ जाएं। आप सभी चेयर खाली कृपया पीछे बैठ जाएं। आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, कोविड-19 के जो प्रावधान है उसका पालन करते हुए कृपया भीड़ न इकट्ठी करें। आप सभी यथास्थान पीछे कुर्सियां खाली है, वहां जरूर बैठ जाएं। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि जी को सुनना हम सभी के लिए गौरव का विषय होगा। आप सभी निसंदेह अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं ताकि हम लोग पूरी तल्लीनता के साथ उनके द्वारा किए गए उद्बोधन स्वागत और सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव वाराणसी अजय सिद्धार्थ और जयप्रकाश गौतम जी को सादर निवेदित करता हूँ। अजय सिद्धार्थ स्वागत और सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच में कपिल मिश्रा जी हैं। आपसे निवेदन है कि आप आए और माल्यार्पण कर हमारे आदरणीय सर का स्वागत और अभिनंदन। हम सबके बीच में कृष्ण मोहन मिश्रा जी प्रिंसिपल केएल मेमोरियल, अमित पंडित जी और राजेश भारती को विलास अध्यक्ष मौजूद है। आप आए और उनको प्रदान कर सर का स्वागत और अभिनंदन। आज स्वागत और सम्मान की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त होने वाली हमारे पिछले 2-3 साथी और बचे हैं। अनाउंस करती है प्लीज राजेश भारती जी, कृष्ण मोहन मिश्रा जी, अमित पंडित जी आगे तैयार हैं। स्वागत और सम्मान की जो अंतिम कड़ी होने वाली है उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए हम सबके बीच में प्रतीक पांडे, रिजवान अहमद, शकील अहमद, रईस भाई, अनिल खरवार जी, लक्ष्मण भारती जी मौजूद है जो बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मेरा निवेदन है कि आप सभी आगे स्वागत और सम्मान कर दें। जीवन माले जी हम सभी के बीच में मौजूद है। मेरा निवेदन है कि आप सभी से पीएचयू बहुजन इकाई के वरिष्ठ एडवोकेट अनिरुद्ध आजाद जी हम लोग के बीच में मौजूद हैं। स्वागत और सम्मान की श्रृंखला उन्हीं के जरिए किए गए स्वागत और सम्मान के साथ समाप्त होगी। एडवोकेट अनिरुद्ध जी के साथ राजेश भारती जी उनके के साथ हैं। स्वागत और सम्मान की श्रृंखला एडवोकेट अनिरुद्ध आजाद बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और पीएचयू बहुजन इकाई के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं। हम लोग के बीच में हैं। स्वागत और सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते ये
स्वागत और सम्मान की ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो रही है। आगे के लिए मैं पेशु भोजन इकाई बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता भोजन विद्वान प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार से एक संक्षिप्त उद्बोधन और स्वागत के लिए निवेदन करता हूँ। प्रोफेसर महेश प्रसाद अहिरवार एक संक्षिप्त उद्बोधन स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद शोधार्थी नरेंद्र दास भारती जी। आज इस प्रमुख विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि माननीय माननीय साहब तथा मंच पर बैठे सभी साथीगण बहुजन समाज पार्टी के सक्रिय नेता और पदाधिकारी माननीय MLC सुबोधराम जी, हमारे मार्गदर्शक, यहाँ पर उपस्थित सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिवार के छात्र शिक्षकगण कर्मचारी साथियों, विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारी और अधिकारीगण, विशेष रूप से BNW बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, LIC, बैंक, बीमा तथा काशी विद्यापीठ के छात्र एवं शिक्षक कर्मचारी साथीगण तथा बहुजन समाज पार्टी के सभी सक्रिय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता साथियों, हमारे लिए गौरव का विषय है कि काशी की पावन धरती पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय मिश्रा जी का आगमन हुआ है। यह हजारों साल से पुरानी पावन धरती ब्राह्मण और श्रमण संस्कृति की संभाल रही है और 5-7 हजार सालों के इतिहास में सभी धर्म और समुदाय के लोग यहाँ पर आपस में एक साथ मिलजुल करके रहते आए हैं। एक तरफ यहाँ बुद्ध, कबीर और रैदास की कर्मस्थली है, तो दूसरी तरफ तुलसी और उनकी परंपरा की धरती भी कही जाती है। ऐसी पावन धरती पर माननीय सतीश मिश्रा जी का, माननीय नकुल दुबे साहब का पदार्पण हुआ है और पूरे देश में जो संदेश आप दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जिस देश में हर तरह की गैर बराबरी को खत्म करके समतामूलक समाज बनाने की संकल्प है। कोविड से लेकर के अभी तक जिन लोगों ने भी, जिन मनुष्यों ने समाज में जो पनपी गैर बराबरी खत्म करने के लिए जो बीड़ा उठाया, उसमें आधुनिक काल में जो वर्तमान में विश्व अपने कंधों पर लेकर के चल रहे हैं माननीय सतीश मिश्रा जी, आने वाली पीढ़ियाँ आपका गर्व महसूस करेंगी। आप समाज के प्रदर्शक और मार्गदर्शक हैं। बहन जी के नेतृत्व में ये चल रहा है, रुकने वाला नहीं है। आने वाला कल आपका है, आने वाला कल हमारा है और आप इस अभियान में सफल हों। हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार के नजदीक काशी विद्यापीठ तथा सभी विभिन्न विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और छात्र ऐसी कामना करते हैं कि समतामूलक समाज का सपना आप साकार करें और आने वाले दिन में सत्ता की शीर्ष पर बहुजन समाज पार्टी को पहुंचाएं। हमारे बीच आए, हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय सर्व समाज। धन्यवाद सर। माननीय काशी राम साहब कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी का असल मुद्दा रोजी रोटी और आत्मसम्मान है। मौजूदा योगी सरकार ने इस देश के गरीबों, वंचितों, शोषितों के साथ साथ दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों के आत्मसम्मान पर चोट किया है और हम सब के बीच में इस देश के सर्वजन समाज को, प्रदेश के सर्वजन समाज, खासकर ब्राह्मण समाज को जगाने के लिए हम सबके बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय नकुल दुबे साहब मौजूद हैं। मैं उनका कटु ध्वनियों के साथ सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज इस साकेत उपवन में
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय परम सम्मान माननीय सतीश चंद्र मिश्र जी उपस्थित हैं। उनके साथ भाई छोटे भाई कौशिक पांडे जी यहाँ पर मौजूद है। मेरे भाई विवेक पांडे जी जिस कार्यक्रम में है, आयोजक को, सामने की ओर बैठे हुए समाज बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, हम सब लोग आपके बीच में क्यों आए हैं और हम लोग आपसे क्या सुनना चाहते हैं और क्या पढ़ना चाहते हैं। जो हम कहेंगे या जो हम कहना चाहते हैं या जो हमारे मन में, वो आप सब लोग जानते हैं। और क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आप लोग माननीय मुख्य महोदय से बहुत विस्तार से सुनेंगे। लेकिन मैं मौका भी है, भरपूर भी है, ये पक्का हो जाएगा जी, बहुत पेट भरना लग रहा है काम। मैं क्योंकि मुझे थोड़ा ऑफर मिल गया है, अभी रास्ते में कुछ चर्चाएं हो रही थी, तो अनायास ये मन में आया कि मैं आप सब लोगों को माननीय सतीश चंद्र मिश्र जी की कार्यशैली बताऊं। सामने बैठे हुए हैं, आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा ये व्यक्ति क्या सुन रहे थे। आज हम लोग कार्यक्रम आने के पहले सुबह एकाएक हम लोग को पोद्दार अन्य विद्यालय के बारे में जानकारी हुई और मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत ही कहा कि सबसे पहले वहां चलो, वहां चल के बच्चों को पहले हाल दिया जाए। जो वहां का दृश्य था, मुझे कहने में बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि एक तरफ तो हम लोग क्योटो की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम लोग प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ थोड़े से बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे नहीं हैं, थोड़े से बच्चे हैं, उनको हम लोग प्रॉपर रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा, अदर सुविधा नहीं दे पा रहे। ये सन 2021 की वास्तविकता चाहिए। और माननीय मिश्रा जी, इनके बारे में बता दूं, सन 1989, बहुत तो इससे पहला भी नहीं हुआ, मतलब सन 1989 में एक दिन तब मुझको जूनियर करने का मौका मिला था, मैं यहाँ पर जूनियर था, 88 में आपके सानिध्य में हूँ। 89 में एक दिन सर कोर्ट में आते हैं और कहते हैं आज कोर्ट में कोई काम नहीं करना है, सारे मुकदमे बढ़वा दो, आज कुछ और करना है। काम क्या था, हम लोग बहुत चक्के रह गए, इंपॉर्टेंट मुकदमे लगे, 80 मुकदमे हम 89 बता रहे हैं। लिस्ट लेकर हम लोग लिस्ट लेकर केवल भाग करते थे, कहीं कोई मुकदमा गड़बड़ हो जाए। सर एक कोर्ट में, खाली कोर्ट में बैठ गए और सारे कागज मंगवाए। मुझे उस वक्त कागज लाने का मौका मिल गया तो उसकी बहुत गड़बड़ हो गया। वाटर मार्क लेकर के आए और सर ने हाथ से लिखना शुरू किया। ये रोचक प्रसंग है, आप आनंद आएगा सुन करके। हाथ से सर ने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते उन्होंने वो जो पन्ना लिखते थे, मैं दौड़ के टाइप कराने जाता था। टाइप कराने में करीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा लग गया और एक मुकदमा तैयार हो गया सर के नाम से, जो कि आज रिपोर्टेड भी है और हाई कोर्ट में उसकी पत्रावली भी है, और आप लोग भी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। एससी मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मुकदमा किस बात का था? मुकदमा था ब्लाइंड बच्चों के बारे में। हमारे लखनऊ में डालीगंज एक स्थान है, डालीगंज में यही ब्लाइंड बच्चों को रखा गया था और माननीय मिश्र जी ने उन बच्चों के लिए उनको क्या उनका पालन पोषण कैसे हो रहा है उस पर उन्होंने याचिका दायर की थी। और जब लोग हाईकोर्ट के आने के बाद जब लोग वहां पर पहुंचे तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बच्चे अंधेरे कमरे में, दरवाजा खिड़की सब बंद और एक एक कमरे में 20-20 बच्चे बैठाए हुए थे। जब उनसे पूछा गया जो वहां के केयर टेकर साहब थे, भैया आपने दरवाजे खिड़कियां सब बंद क्यों कर रखी है, तो उनके मुंह से आवाज निकली, अरे सब लोग दिखाई मुझे पता नहीं क्या है। और सन 89 उसी दिन से संकल्प क्या हो गया और संकल्प बढ़ते बढ़ते आज हम लोग करीब 30-35 साल हो गया। माननीय मिश्र जी अपने खर्चे पर अपने वैसे राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराते हैं, पूरे देश के ब्लाइंड बच्चों को बुलाते हैं और एक हफ्ते का आयोजन आप कराते हैं। इतना ही नहीं, और सुनिए, तब 2007 में जब बीएसपी की सरकार बन गई तो आपने अपनी पुण्य माता के नाम से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय, मेरा चैलेंज है, आप लोग क्या कभी देखिएगा, एशिया में
ब्लाइंड और विकलांग बच्चों के लिए ऐसा विश्वविद्यालय कोई बना नहीं पाया जो विद्यालय हमारी गति को। आज जब हम लोग ब्लाइंड बच्चों के पास पहुंचे, एक बच्चे का पैर टूटा हुआ था, तो सब लोग उससे बच रहे थे। तो वहां का जो करता था उन्हें बताया कि नहीं, ये पैर कहीं और नहीं टूटा है। इसी आंदोलन में जो 15 दिन चल रहा है, इसी आंदोलन में प्रशासन के द्वारा धक्का मुक्की और प्रशासन के द्वारा जो लाठी चार्ज हुआ, उससे इस बच्चे का पैर टूट गया। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूं ऐसे काम करता हूं, मैं लानत भेजता हूं सरकार पर, मैं लानत भेजता हूं ऐसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पर जो इन बच्चों की दर्द नहीं सुन थे। और जब ये ब्लाइंड बच्चों का कोई दर्द नहीं सुन सकता, हमारा आपका दर्द सुनने का उससे निर्माण और बाकी बातें जो है मैंने समय ले लिया। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने आप और सर के बीच में बाधा बनने का प्रयास किया, लेकिन मेरे मन में एक बात आ गई कि मैं बताऊं कि सर का जो 35 साल का ये ब्लाइंड बच्चों का अनुभव है, इतना बढ़िया अनुभव है कि आज वो मुझे आज बनारस की धरती पर वाराणसी की जनपद में दिखाई पड़ा। मैं तो यही का पैदा हुआ, यही वाराणसी में मेरा घर हुआ, सब कुछ है, लेकिन अब मुझको मैं ज्यादा भाग्यशाली था, मुझको साथ में इनका मिलना था, मैं लखनऊ पहुंच गया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय सर को बहुत बहुत साधुवाद, जिनको सुनने के लिए आप सभी साथी बेसब्र थे। वो मौका आ गया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, राज्यसभा सांसद, महासचिव बहुजन समाज पार्टी, हम सबके बीच में है। नेतृत्व बहुजन मिशन मूवमेंट सर्जन आंदोलन को नेतृत्व देने का जो संताप होता है, वो संताप होता है इस देश के हजारों सालों की जो सदियों की गुलामी रही है, वंचना रही है, जो शोषण रहा है, उसको नेतृत्व देने का अगर जो कोई सर्जन आंदोलन, बहुजन आंदोलन के मिशन मूवमेंट को अपने दिल की गहराई से महसूस करता होगा, तो निसंदेह वो इस देश में गैर बराबरी, अमानवीयता, भाईचारे के न होने के जो दर्द है उसको महसूस करता होगा। हम सभी समझते हैं जिस तरीके से माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी बहुजन समाज पार्टी का सशक्त तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, निसंदेह उनके हृदय में इस देश के गरीबों, वंचितों, शोषितों और इस देश के सर्जन समाज, ब्राह्मण समाज के लिए वेदना भरी है, वो हम सबके बीच में है। आइए इसी को मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथी, यहाँ पर आए हुए इतनी बड़ी संख्या में विद्वान जन, हम लोगों के सब भाई बहनें तथा मीडिया के भी साथ में, प्रोफेसर एस.के. अग्रवाल जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ कि विवेक पांडे जी जो हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करके उन्होंने ये कार्यक्रम जो रखा, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप लोगों के बीच में आकर के और कुछ बातें आपसे अपनी रख सकते। बहुत बड़ी लिस्ट है और जिसमें कि सभी लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने सम्मान किया, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने के पहले संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मित्रों, भाइयों, आज प्रदेश का जो हाल है वो देश का भी हाल है और प्रदेश का हाल देश से भी बुरा हो गया। उत्तर प्रदेश का हाल जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में एक अराजकता फैली हुई है और जिस तरह से एक दहशत का माहौल फैलाया गया है कि लोगों को पकड़ो, गोली से मार दो, जो भी आवाज ऊंची करने की कोशिश करे उसका घर ढहा दो, बुलडोजर चला दो, अगर सही बात बोल रहा है तो उसको जेल में भेज दो। ये इस तरह का माहौल इसके पहले इमरजेंसी में आया था, जो आप लोगों ने शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। लेकिन इमरजेंसी की
यह घोषित इमरजेंसी जो इस समय चल रही है उत्तर प्रदेश में, ये वो घोषित इमरजेंसी थी, ये अघोषित इमरजेंसी है। और इस समय खास तौर से चुन कर दलित समाज, ब्राह्मण समाज, इनको सबसे ज्यादा निशाने पर रखा गया है। ब्राह्मण समाज को इसलिए क्योंकि वो मुखर होकर के और इनका विरोध करने का काम करते हैं, वो सही को सही बताने का काम करते हैं, वो जनता में जाकर के जो उनका काम होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, उसको करने का जब काम करते हैं कि लोगों को इनका असली चेहरा दिखाने के लिए जैसे ही इनका मुखौटा उतारा जाता है, ये बौखला जाते हैं। क्योंकि मुखौटा तो कुछ और पहन रखता है, मुखौटा तो धर्माधिकारी का पहन रखता है कि हम बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार हैं, और उसके अंदर क्या है, अधर्म जो है वो भरा हुआ। किस तरीके से आज आम जनता करा रही है, खास तौर से गरीब, चाहे वो दलित हो, चाहे वो और कोई हो, मजदूर हो, जो किसान हो, जो भी हो, उनके लिए इनकी कोई जगह नहीं है। इस सरकार में उनके लिए कोई जगह नहीं। किस तरीके से दलितों के ऊपर अत्याचार इन लोगों ने किए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। यहां तक कि एक दलित की बेटी, जो हम सबकी बेटी थी, उसको हाथरस में किस तरीके से उसके साथ में बलात्कार होता है। और वहां के दबंगे, जो दबंग लोग थे, जो जिनका इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में वर्चस्व चल रहा है, उनमें से लोग जो भी शामिल थे, पूरा शासन प्रशासन उनको बचाने में लग गया कि किसी तरीके से उनको बचा लो और उसके लिए जिस हद को पार करना हो पार कर दो। सबने देखा कि किस तरीके से जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद वो क्या करते हैं, उसका शरीर घर वाले मांग रहे थे। वो यही तो कह रहे थे कि हमको दे दो, हम इसका अंतिम संस्कार कर लें, लेकिन नहीं, ये भी करने नहीं देंगे। अंतिम संस्कार का भी हक छीनने का काम किया है। उस दलित की बेटी की मां चीखती रही, चिल्लाती रही, मीडिया वाले पूरे देश में वहां पहुंच गए थे, उन्होंने भी इस आवाज को उठाने का काम किया, लेकिन उनको भी 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा के भगाने का काम, लाठियों से हंसते हुए उनको भी भगाने का काम किया। घर वालों को जिंगले के पीछे बंद कर दिया, सिक्के के पीछे बंद कर दिया, और बंद करके उसकी मां चीखती रही, चिल्लाती रही कि जो करना हो कर लो, हमको शरीर तो दिखा दो, हमको उसकी शक्ल तो दिखा दो। लेकिन नहीं, लखनऊ से बैठ करके आदेश हो रहा था जिला मजिस्ट्रेट को कि हम यहां से बैठ करके देख रहे हैं और तुम ये गलती नहीं करोगे, किसी भी हालत में शरीर उनके घर वालों को नहीं देना है, और ले जाओ और इसको जलाने का काम खुद कर दो पुलिस वालों को और निर्देश पर। और फिर आपने भी देखा कि किस तरीके से रात के 2-2:30 बजे मिट्टी का तेल डाल करके और उसको जलाने का काम किया। हम लोग इस शर्म से आंखें हम लोगों से टूट गया, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हुआ, पूरा देश लज्जित हुआ इस बात से, पूरे विश्व के सामने इनको कोई फर्क नहीं हुआ। इसी प्रकार से ब्राह्मण समाज खुशी डूबे, 16.5 साल की लड़की, उसको उठाए गए। किस लिए? क्योंकि वहां पर एक कानपुर में जिस घर में वो ब्याह के गई थी, वहां पर कुछ कांड हो गया, गोली का कांड हो गया। उसमें उस लड़की का क्या दोष था? वो तो एक दिन पहले उसकी शादी हुई थी, 29 और 30 जून को उसकी शादी होती है। पहली तारीख उसका पहला दिन था और दूसरी तारीख को ये विक्रू कांड हो गया। और उसके बाद उस लड़की को उठा लिया, पहले 7-8 दिन तक अज्ञात स्थान पर रखा, उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया किसी कुछ नहीं पता। उसके बाद उसको जेल ले गए, जेल में जाकर 3 महीने रखा। फिर जब उसको मालूम पड़ा,
जुवेनाइल बोर्ड ने अपना निर्णय लिया, कहा कि ये तो नाबालिग है, 16.5 साल की लड़की है। तब उसको 12 भेज दिया और 12 में एक रिमांड होम में जहां 47 लड़कियां पहले से थी वहां पर इसको भेज दिया। 2 छोटे छोटे कमरे, जितने बड़ी ये कमरा है इसका आधे से भी छोटे छोटे, जैसे छोटे कमरे होते हैं, 2 छोटे कमरों में 48 लड़कियों को वहां रखा गया। भेड़ बकरी की अगर आप रखते तो वो नहीं रह सकते, और 1-2 दिन नहीं, साल भर से रखा हुआ। वहां रखने के बाद फिर से एक निर्देश हुआ, वो बीमार हो गई थी, कोरोना में बहुत बीमार हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि ये मर जाएगी, उन्होंने कहा मरती है तो मर रहे हो, लेकिन इसको हम पैरोल नहीं होने देंगे। उसके बाद बेल आई उसकी, तो बेल के लिए भी आदेश हुआ कि किसी भी हालत में बेल नहीं होनी चाहिए उसकी, और बेल ना हो इसको लेकर के भी एक जो वहां की अधीक्षिका है, जेल अधीक्षिका, रिमांड होम की अधीक्षिका, उससे एक फर्जी रिपोर्ट लिखवाई गई और लिखवाया गया कि ये लड़की के साथ जो लड़कियां रहती है वो ये कह रही है कि अगर वो खुशी दुबे हमसे कहती कि अगर हम छूट गए तो हम बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे, और इतने बड़े दुर्दांत अपराधी हो जाएंगे कि हम सबको ठिकाने लगाने का काम करेंगे। इसलिए उसकी बेल खारिज हो जाती। एक महिला जो घर में काम करती थी उसको भी उठा ले गए, उसको तो नहीं गए, उसके साथ में उसका 3 साल का लड़का और 6 साल की बच्ची, उसको भी जेल में उठा करके ले गए, और उसको वहां अभी तक बंद कर रखा है। एक और महिला गर्भी थी, उसको भी बंद कर रखा है। इन सबके पतियों को तो गोलियों से उड़ा दिया, एनकाउंटर करके शूट आउट कर दिया। खुशी दुबे के जो पति था उसको भी मार दिया। 17.5 साल का एक लड़का था, उसको हरियाणा से उठा के ला करके और इटावा में मारने का काम किया। उन्होंने कहा इन लोगों को सबक सिखाना है, ये ब्राह्मण समाज के लोगों को भी सबक सिखाना है। आज आप देखिए, आज पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज इतना भयभीत, इतना डरा हुआ कि अब आवाज ही निकाल रहा, घबराया हुआ था, क्योंकि आतंक फैलाते हैं। अगर तुम बोलोगे तो हम बुलडोजर चला देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इसी को लेकर के हमने गोष्ठियां की। प्रबुद्ध समाज की गोष्ठियां में इसी बात के लिए शुरू करी। पूरे उत्तर प्रदेश में जाने का निर्णय लिया। बहन मायावती जी ने जो निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जाओ, हर जिले में जाओ, और हर जिले में जाकर के ये प्रबुद्ध समाज का सम्मेलन करो और इनको इनका असली चेहरा दिखाने का काम करो। आज हमारी सभा जो थी वाराणसी की, आज 30वां जिला था। 75 में से 30 जिले आज पूरे हो गए। कल फिर हम लोग 2 जिले करेंगे, मिर्जापुर जा रहे हैं और उसके बाद सोनभद्र जा रहे हैं, उसके अगले दिन भी 2 जिलों में जा रहे हैं। हर दिन 2 जिले करने का काम करेंगे। आज वाराणसी में हमको मंदिर का दर्शन भी करना था, हमको और भी लोगों से मिलना था, इसलिए हमने सिर्फ एक कार्यक्रम रखा था। आप लोगों का भी कार्यक्रम था, इसलिए हमने बड़ा कार्यक्रम सिर्फ एक रखा था। लेकिन फिर जब आप लोगों की बात आई तो हमने कहा नहीं, हम इसमें जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी नौजवान लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और वकील हैं, सभी लोग मौजूद हैं। तो ऐसी सभा में तो जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सबको जो भी अध्यापक हैं, किसी भी जात के, किसी भी धर्म के हों, जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो पढ़ाने का काम करते हैं और पढ़ाने का काम करके लोगों को रास्ता में बताने का काम करते हैं, वो चाहे किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, वो हम लोगों के लिए सब प्रबुद्ध समाज के लोग हैं और उनको हम लोग प्रबुद्ध समाज का मानते हैं। और इसीलिए जब ये हमको बताया गया कि आप लोगों की गोष्ठी है, तो हमने कहा जरूर इसमें आएंगे। और बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से लोग अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग विभाग के लोग, अलग अलग तरह के लोग आप लोगों से इकट्ठा हुए हैं और अपनी जो बात आपने जिस तरीके से अभी हरिवार साहब ने सामने रखी है और जो संचालन कर रहे हैं उन्होंने रखी है, उसको सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आया। और आप जानते हैं कि हम जिस पार्टी में हैं, हम बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी के हम राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में भी सांसद बहन मायावती जी ने हमको अपनी पार्टी से राज्यसभा में पार्टी का लीडर पिछले 17 वर्षों से बना रखा है। और बहन
बहन मायावती जी के साथ में हम जब जुड़े थे और कैसे जुड़े थे वो भी सबको मालूम है। हम तो वकालत के पेशे से जुड़े हुए थे, रोजाना 70-80 मुकदमे लगते थे। हमको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हम तो वकालत के पेशे में इतना उलझे हुए थे कि समय ही नहीं मिलता था किसी और चीज के बारे में सोचने। हाँ, वकीलों की राजनीति करते थे। उत्तर प्रदेश के बार काउंसिल के चेयरमैन हम रहे, अपने हाईकोर्ट की जो बात है उसके रहे, वो सब चीजें करते रहे, लेकिन वकालत में ही थे। हमारा पूरा खानदान वकालत के पेशे में था, राजनीति से किसी कुछ देना नहीं था। हमारे पिताजी सबको मालूम है कि वो भी वकील थे और वकील होने के बाद हाई कोर्ट के जज बने, उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस बने, गवर्नर बने, लोक आयुक्त बने। हमारे जो सीनियर थे, जो सगे चचा हमारे थे, वो भी बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। हमारे सगे बड़े भाई वो भी वकील थे, वो भी बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। हमको फिर रहे, लेकिन सभी जितनी भी विरोधी पार्टियां होती थी, चूंकि हम किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं थे, वो सब आते थे, उनके सबके मुकदमे हम करते थे। जब वो शासन में किसी का शासन होता था, जब विरोध में होते थे, उनके ऊपर जो कोई भी काम होता था तो हमारे पास आता है। लेकिन एक ऐसा इत्तेफाक है कि बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती जी, इनका एक भी मुकदमा मेरे पास कभी नहीं आया। और जब हमारी इनसे पहले मिला और उसके बावजूद उन्होंने हमको बुलाया, सन 2002 मार्च का महीना था, आज भी मुझको याद है। हम उच्च न्यायालय लखनऊ में अपनी मुकदमों की बहस कर रहे थे। सब कई मुकदमे लगे थे, रोज कई मुकदमे लगते थे। एक अदालत से निकलो, दूसरे से निकलो, तीसरे में, यही काम चलता था। और हमसे मिलने एक हमारे पुराने क्लाइंट भी थे और बहुत पद में भी रहे हैं, तो वो हमसे मिले। उन्होंने कहा कि आपका मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। हमने कहा अच्छा, जब अभी लंच होगा उस समय हम आपसे बात कर लेंगे और ये हमारी बहस करें। फिर उसके बाद लंच में वो हमको मिले, उन्होंने हमें कहा बताइए क्या बात करनी है। उन्होंने कहा कि हम आपकी बहन मायावती जी से बात करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, आप बात करा दी। उन्होंने फोन मिला के हमारी बात कराई। बहन मायावती जी उस समय दिल्ली में थी, तो उन्होंने कोई ज्यादा बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली में आके मुझे आपसे बात करें। तो हमने कहा कि आज बृहस्पति का दिन है और कल हमारे बहुत से मुकदमे लगे, तो अगर हम कल शाम को आ जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि कल के मुकदमे हमारे गड़बड़ हो जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, महत्वपूर्ण बात है, बहुत जरूरी बात है, आप आज ही आ जाइए और ये हम देखेंगे कि आप वापस चले जाए। मैं दिल्ली गया उनसे मिलने में, और जब मैं उनसे मिला तो मुझे यही लग रहा था कि शायद इनका भी कोई मुकदमा आ गया होगा, बहुजन समाज पार्टी का कोई केस होगा, और सभी का करते थे, शायद इनका भी कोई मुकदमा। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं जब उनसे मिलने गया, मैंने पूछा कि कोई मुकदमा आपका है, क्या है, आप बताएं। तो उन्होंने कहा बैठिए, थोड़ी देर बात करते हैं, फिर उसके आपका भी चर्चा हुई। फिर जब मैंने पूछा कि क्या मामला है, तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई मुकदमा नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत केस नहीं, लेकिन हाँ, अभी हमारी सरकार बनने जा रही है और मिली जुली सरकार बनेगी, और हमने आपको इसलिए बुलाया कि हम आपको अपना महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। मुझे बहुत ही अचंभा हुआ। मैंने कहा कि आप हमको अपना महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। महाधिवक्ता तो वो पद है जो बहुत ही करीब का कोई अपना होता है, और उस वकील जिससे कि आपके साथ रहा हो, वकालत आपके मुकदमे किए हो, तो उसको आदमी अपना महाधिवक्ता का पद में जाता है या पार्टी से जुड़ा हो। तो हमने कहा कि हमने तो आपका कोई मुकदमा नहीं किया, कभी भी किसी प्रकार का मुकदमा आपने हमारे पास नहीं भेजा कि हमने किया हो, तो आप हमको क्यों महाधिवक्ता बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने आपके बारे में जानकारी कर ली है, और हमें अगर कोई बीमार हो, किसी को अच्छा डॉक्टर चाहिए, तो वो ये नहीं देखता कि कौन है हमारे साथ, उसने पहले काम किया कि नहीं किया, उसको बुलाते हैं। हमने आपको बहुत खोजने के, सब चीजें जानकारी लेने के बाद आपको बुलाया। तो हमने उनसे एक बात और कही, क्योंकि हमको जो जैसे आम जन सोचते थे वैसे हम भी सोचा करते थे। हमने कहा कि आपको ये पता है कि हम ब्राह्मण समाज के हैं, और तो उन्होंने कहा ब्राह्मण समाज के,
इसका मतलब क्या नहीं समझ सकते। हमें कहा नहीं, हम आप कीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण समाज के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो सुना और जो प्रचार और ये सब होता रहता है कि बहुजन समाज पार्टी और ब्राह्मण समाज बिल्कुल अलग अलग है, ब्राह्मण समाज के विरोध में रहती है। तो हमने कहा कि आपको पता नहीं है, किसी ने बताया कि नहीं बताया कि हम ब्राह्मण समाज से। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन मुझे आज अफसोस हो रहा है इस बात का, आपकी ये बात सुन करके कि आप कैसे पढ़े लिखे और ऐसे परिवार के पढ़े लिखे परिवार के व्यक्ति की भी ऐसी सोच है, आप भी इस तरह के लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और प्रचार प्रसार में आ गए। तो जब आप कैसे लोग आ गए तो बाकी लोग क्या सोचते होंगे और किस तरह के प्रचार प्रसार में वो धोखा खाते होंगे। और अब तो जरूरी है कि आप हमारे साथ काम करिए और करके देखिए हमारी क्या सोच है और हम क्या सोचते हैं, क्या नहीं किए हमने की। और उसके बाद उनके साथ में महाधिवक्ता उनको बनाया, सरकार ने महाधिवक्ता बनाया और हम उनके साथ में जुड़ गए। बहुत नजदीक से काम करते हुए उनको देखने का मौका मिल गया। उन्होंने जिस तरीके से वो, हम तो समझते थे कि हम ही 18 घंटे और 20 घंटे 16 घंटे वकालत में काम करना पड़ रहा है, इतना काम करते इतना करना पड़ रहा है। जब वहां देखा हमने तो कहा 24 घंटे में तो ये तो 22 घंटे काम करती है, दिन भर इनका खाली काम ही कार्य चलता है। और सरकार में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से काम करती थी वो सबके बारे में सोचने का काम, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन अगर गरीब है और शोषित है और उसको दबा के रखा गया है तो उसके लिए वो दिन रात अपना उनका जागरण होता था कि कैसे इनको उठाया जाए, कैसे इनको सही रास्ते पे लाया जाए, इनको भी सम्मानजनक जिंदगी कैसे दी जाए, इसके बारे में उनकी सोच थी। और ये भी सही है कि जब जैसे दलित समाज के हमारे भाई बहन थे तो वो उनकी क्या स्थिति बना रखी प्रदेश में, कैसी स्थिति में रखा था, ये किसी से छुपा तो है नहीं। सब लोगों को मालूम है कि हर जो सरकार आती थी, जो पार्टी आए पावर में, वो उनके बारे में तो सोचने का कार्य करेंगे। बहन माँ जी में पटना वो सबके बारे में सोचती थी, सर्व समाज के बारे में सोचती थी। लेकिन अगर वो एक जैसे परिवार में, एक घर में 4 बच्चे हो किसी के और एक ही माँ के 4 बच्चे जन्मे हो, तो 4 बच्चों में एक बहुत मजबूत है, एक कम मजबूत है, एक थोड़ा और कमजोर है और एक बहुत कमजोर है, तो क्या करेगी माँ? वो किसको सबसे पहले देखेगी? तो जो सबसे कमजोर है उसको देखेगी। इसलिए नहीं कि बाकी 3 उसके अपने नहीं है, इसलिए कि इसको भी हम इतना मजबूत कर दें, इतना बड़ा कर दें, जिससे कि बाकी भाइयों की तरह ये भी मान सम्मान के साथ अपने जीवन यापन करें। और इस सोच के साथ में वो अपनी नीति बनाती और उन्होंने सबके लिए नीति बनाई, किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने गरीबों के लिए फिर जात धर्म नहीं देखी। गरीबों के लिए जब उन्होंने मानव काशीराम जी के नाम से मकान बनाने का व्यवस्था की, उन्होंने कहा कि हमें इनको पक्के मकान देने जो झोपड़ियों में रहते हैं। उन्होंने कहा औरों की तरह हम झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, हम इनको झोपड़ी से बाहर निकालेंगे। बाकी पार्टियों के नेता तो झोपड़ियों में जाते हैं नाटक करने के लिए, वहां पर खाना अपने घर से ले जाते हैं खाना खाने के लिए। बहन माया बीजी में यही फर्क है कि वो झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, झोपड़ी में जो रह रहा होता है उसको झोपड़ी से बाहर निकाल करके वो कमरे के पक्के मकान देने का काम है। जब पहला मकान बना देने के लिए हम भी उनके साथ में गए थे, उन्होंने हम खुद देखेंगे करके किस तरह का मकान बनाया जा रहा है। पहले ही कमरा बना था, पहला ही बिल्डिंग बनी थी, उन्होंने उसको वहीं रोकने का काम कर दिया। उन्होंने कहा ये झोपड़ी से निकलने का मतलब ये नहीं कि एक कमरे में रहेंगे, इनको इज्जत की जिंदगी जीने के लिए हम बाहर निकाल रहे हैं। और एक कमरे का नहीं 2 कमरे के मकान होने चाहिए। उन्होंने 2 कमरे के मकान बनाने का काम किया और उन्होंने मुफ्त देने का काम किया। इस तरह से नहीं जैसे आज बोल पीटते हैं मकान दे रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं, पैसा लाओ इतना और फिर इतना देंगे। बहन माँ जी ने 20 लाख से ज्यादा
पक्के मकान 2 कमरे के उन्होंने देने का काम किया। उन्होंने अम्बेडकर गांव 29 अम्बेडकर गांव को उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। इस तरह से नहीं ईटा बिछा दिया कंक्रीट टूट गए, सीसी रोड होनी चाहिए, सीवर लाइन होनी चाहिए, सारी चीजें करके उन्होंने पूरा समग्र विकास करने का काम किया। वो गरीबों के बारे में सोचती थी। उन्होंने 28,000 स्कूल बनाए, प्राइमरी स्कूल बनाए। उन्होंने जहां बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों में बच्चे पढ़ते हैं, और अच्छे अच्छे स्कूल बना करके उन्होंने दिया। अंग्रेजी जो थी वो 6ठे दर्जे में पढ़ाई जाती थी, आते ही उन्होंने उस आदेश को निरस्त करके और कहा जितने ये सरकारी स्कूल हैं वहां पर गरीबों को भी अंग्रेजी प्राइमरी से पढ़ाने का काम होगा। उन्होंने 5,000 प्राइमरी स्कूल बनाए, हाई स्कूल बनाए। प्राइमरी स्कूल को 28,000 बनाए। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल 5,000 बनाने का काम किया, नए स्कूलों बनाने का काम किया। 21 जिले बनाने का काम किया। जब जिला बनता है तो समग्र विकास होता है, और पूरा विकास करके देने का काम किया। और कितने यूनिवर्सिटी बना दी, 7 यूनिवर्सिटी, अंतरराष्ट्रीय लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज बनाए, पूरा विकास, हर क्षेत्र में विकास, जिससे कि सभी को, किसानों का जो 5-5 साल से रुपया पड़ा हुआ था, नहीं मिल रहा था, उस कर्ज को उन्होंने उनका पैसा वापस दिलाने का काम किया। और जो अपर कास्ट की नौकरियों में एक रोक लगा रखी थी पिछली सरकार ने, उन्होंने आते ही उस अपर कास्ट की जो नौकरियां थी उसमें रोक हटाने का काम किया, और जितनी भी बैकलॉग थी उसको बढ़वाने का काम किया, चाहे वो अपर कास्ट वाली हो चाहे वो रिजर्व कैटेगरी की हो, उन्होंने उसको बढ़वाया। और एक दो नहीं, 23.5 लाख नई नौकरियां सृजन करके और उन्होंने बहन मायावती जी ने इस प्रदेश में देने का काम किया। आज की तरह नहीं कि सब ठेके में काम दे दो, सब चुनिंदा जो बिजनेसमैन है उनको ठेके में सब चीज दे दो, वो ठेके में जिसको नौकरी रखना चाहेंगे रखेंगे। आज के रोज बचा क्या है? रिजर्वेशन की बात तो खत्म ही कर दी हो। अब रिजर्वेशन कहाँ रहेगा? काहे में रिजर्वेशन देंगे आप? जब नौकरी होगी तब तो रिजर्वेशन होगा, और नौकरी होगी तो अपर कास्ट को भी मिलेगी और रिजर्व कैटेगरी को भी मिलेगी। लेकिन अब तो ना अपर कास्ट में रिजर्व कैटेगरी नौकरी ही नहीं, नौकरी खत्म कर दी उन्होंने। कौन से ऐसा क्षेत्र रहेगा जहां नौकरी बची है? जो रिटायर हो रहे लोग उसको भरने से बंद कर दिया, वो नौकरी खत्म हो गई। जहां जहां सरकारी नौकरियां मिलती थी, जो पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन से, जहां पर लाखों की संख्या में लोग एम्प्लॉयड थे, चाहे वो ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, रेलवे तक को बेचने का काम कर दिया प्राइवेट हाथों में। लाइफ इंश्योरेंस को बेच दिया, बैंक को बेच दिया। जिन बैंकों में घोटाला करके लोग बाहर चले गए, उन बैंकों को भी बेचने का काम कर दिया। बैंक में भी नौकरी नहीं मिलेगी। हवाई जहाज की कंपनी है इंडिया की, वो भी बंद, उसको भी बेचने का काम कर दिया। इन्होंने छोड़ा क्या? कुछ भी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे जहां जहां नगर निगम हो, नगर पालिका हो, कॉर्पोरेशन हो, इससे तो उन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। वहां पर उन्होंने कह दिया कि ये ठेके में ही काम होगा। तो जब ठेके में इन सब जगहों पर काम होगा तो नौकरी कहां से आएगी? और इसीलिए तो देखा आपने, जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ नौकरियां तो हर साल जाने का काम हो रहा है, मिलने का काम तो नहीं हो रहा। और जब नौजवान साथी हम लोग कहते हैं कि हमारी नौकरी कहाँ है, आपने वादा किया था, तो कहते हैं चाहिए अपना रोजगार करिए। कौन सा रोजगार करिए? पकौड़े बेचिए। तो ये तो इनकी सोच है, ये इनकी समझ है। ये वादा कुछ करते हैं, किसानों को धोखा दे दिया। 3 ऐसे बिल ले आए जिसमें किसानों पर थोप रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के वही उद्योगपति कहते हैं कि हमको जमीनें चाहिए, हमको ठेके में जमीन चाहिए। तो उसमें कानून में क्या लिखा? यही तो लिखा है किसान को अपनी जमीन ठेके में देनी पड़ेगी, और ठेके में देगा उसको, जो उससे उपज होगा उसका वो पैसा देंगे। 1 साल देंगे, 2 साल देंगे, उसके बाद कह देंगे कि अब तो बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, अब की सूखा पड़ गया, अब की अनाज खराब हो गया, आपने फसल ठीक से नहीं बोई, और करके वो पैसा बंद। और नतीजा क्या होगा कि उसके बाद जमीन उनकी हमेशा हमेशा के लिए जमीन उनके कब्जे में चली जाएगी और उनके पास से छूट जाएगी हमेशा। वो मुकदमे लड़ते रहेंगे। इसीलिए वो सड़कों पे
एक साथ से 500 से ज्यादा किसान मर गए। क्यों? वो लड़ रहे हैं अपनी जमीन के लिए। वो जानते हैं कि ये भी चली गई तो हमारे पास बचने वाला है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। और इसलिए ये सरकार ऐसी है कि इसने ऐसा धर्म के नाम पे लोगों को, धर्म के नाम पे रचने का काम किया कि लोग धर्म के नाम पे इनके बहकावे में, कुछ लोग बहकावे में आ जाए। नौकरियों के नाम पे पेट्रोल देखिए 60 रुपए से 110 रुपए पहुंच गया। आज गैस सिलेंडर 200 से 1300 पहुंच गया। खाने की चीजों का हाल देखिए, तेल जो है कहते पकौड़ा बनाओ, तेल 100 रुपए से 250 रुपए पहुंच गया, 300 रुपए पहुंच गया। कहां से कोई पकौड़ा बनाएगा? तो इस तरह की जो सरकार है, इसका असली चेहरा अब उत्तर प्रदेश के लोगों को के सामने लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और आप लोगों की भी, खाली हमारी नहीं, खाली बहन मायावती जी की नहीं। इससे सब लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, वो चाहे बाम सेब के हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे टीचर्स हो, और जो स्टूडेंट्स हैं वो सब प्रबुद्ध वर्ग में आते हैं, वो उससे बाहर नहीं। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे गूढ़ चिंतन करिए कि कैसी राजनीति चला रही, क्या इनका अगला कदम है। और इनको दूसरी तरफ बहन मायावती जी की याद करिए कि किस तरह से एक भी दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। अमन चैन का प्रदेश चला था, कानून द्वारा कानून का राज चला था। अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को घर में बुला करके कानून अपने हाथ में लिया था तो उन्होंने उसको जेल भिजवाने का काम किया। कौन करता है अपने घर से? 15 दिन हुए थे सरकार बने हुए, मैं तो मौजूद था जिस समय उनको बुला करके और अरेस्ट कराया गया था। तो इसलिए बहन मायावती जी ने आप लोगों के बहुत संघर्ष किया जब उनकी सरकार चल रही थी। आपको भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के और समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने बहुत कोशिश की। उनके ऊपर अनेकों मुकदमे, उनको उनके परिवार को घेरने की कोशिश की। एक दो नहीं, 110 मुकदमे तो मैंने लड़े उनकी तरफ से इन मामलों में, और जिसमें कि उनको फंसाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन ऊपर वाले के वहां पर कृपा थी, हमारे माता पिता का भी आशीर्वाद था कि एक भी मुकदमे में वो एक नए पैसे के लिए भी उनको जिम्मेदार नहीं करा पाए और उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने तो आप सब लोगों के लिए ये सब सहने का काम किया। और इन सब चीजों को देखते हुए जब महाधिवक्ता से हमने इस्तीफा दिया था, यही जवाब हमने श्री मुलायम सिंह यादव जी को भी दिया था। उन्होंने कहा था कि आपने क्यों इस्तीफा दे दिया, आप तो हमारे मुकदमे भी लड़ते थे। हमने ठीक है लड़ते थे, लेकिन आपने तो हमको महाधिवक्ता कभी नहीं बनाया। हमको तो महाधिवक्ता बहन मायावती जी बनाया जिनका कि हमने एक भी मुकदमा नहीं किया। तो अब हम आपके साथ रहेंगे या औरों के साथ रहेंगे या बहन मायावती जी के साथ में रहेंगे जिन्होंने हमको मान सम्मान दिया और हमको इतना मान सम्मान दिया है, उनके साथ तो इस जीवन में उनको नहीं छोड़ सकते। लोग होंगे जो आते हैं जाते हैं, लोग हैं कि आज यहाँ फायदा है तो उधर निकल लो, कल वहां फायदा है तो वहां निकल लो। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा उनमें से नहीं, उस परिवार में से नहीं है। हमारे अंदर वो संस्कार नहीं डाले गए। इस तरह से हम किसी को जिसने हमारे साथ जो खड़ा रहा हो, जिसने हमें मान सम्मान दिया हो, और हम उनको छोड़ करके और धोखा दे करके उनके साथ चले जाएं जो उनको घेरने की कोशिश करने वाले थे। इसलिए हम उनके साथ में और रहेंगे। और आज हम लोग इस अभियान में चले, उसका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य है कि अगले 2022 में हम लोग फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए और बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और प्रदेश की जो ये समस्याएं हैं उसको दूर कराने का काम करें। और इसी उद्देश्य से हम निकले, इसी के साथ आपके साथ में आए। आपके साथ आपसे हमने बहुत ज्यादा समय ले लिया। आप लोग शाम के समय अपने अपने कार्य को छोड़ करके आए थे, लेकिन कुछ जरूरी बातें मैंने सोचा जब आए हैं आपके बीच में तो जरूर कर लें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।